बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका पार्ट जो है वो 10 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। एसी मोटर्स। पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं, पिछला पार्ट अगर आपको देखना है, पिछला पार्ट तो यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर आपको लिंक नज़र आ जाएगा पिछले पार्ट का। और अगला पार्ट देखना है तो आपको वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे मिल जाएगा अगला पार्ट। हर वीडियो के अंदर मैंने यही सेटिंग कर रखी है, ठीक है। और अगर आप प्लेलिस्ट में चले जाएं तो मसला ही हल हो जाएगा। इसी स्क्रीन के नीचे जो है आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें आप, पेज खुल जाएगा। पेज पे देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट में जाएं तो सारी प्लेलिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं। 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, 12 फिज़िक्स की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। 12 केमिस्ट्री भी मैं कंप्लीट बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 13 के 13 चैप्टर्स कंप्लीट लेक्चर्स, तो उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, ठीक है। और एक ग्रैंड टेस्ट भी है नोमेनक्लेचर का उसके अंदर। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री वो भी कंप्लीट बना के अपलोड में ऑलरेडी कर चुका हूँ। आप सेकंड ईयर में हैं, पाकिस्तान स्टडी आपके लिए बहुत सर का दर्द बनी हुई है ना, तो आप यकीन कीजिए मैं उसमें इन्हीं प्लेलिस्ट के अंदर आपको मैट्रिक की पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट भी मिलेगी। आराम से अच्छे बच्चों की तरह आइडियोलॉजी वाला चैप्टर निकाल के पार्ट 1 उसमें हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट से मैंने शुरू किया है, उसको आप टाइम निकाल के देखिए, नहीं तो ये बात भूल जाइए। सेकंड ईयर केमिस्ट्री, सेकंड ईयर पाकिस्तान स्टडी भी आपके लिए सर का दर्द बन जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। तो वो देखिए आप, उसके अंदर आपको जो है सारा सिनेरियो समझ आ जाएगा। 3 सब्जेक्ट्स पे ग्रिप नहीं है आपकी तो पाकिस्तान स्टडी आपके लिए मुसीबत है। हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी और पॉलिटिक्स। तो ये सारी इसकी बेसिक्स जो हैं, पॉलिटिक्स की बेसिक्स, ज्योग्राफ़ी की बेसिक्स और हिस्ट्री, ये जो है मैंने सब शुरुआती वीडियोस के अंदर बताई हैं। पूरी सारी वीडियोस देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इनकी स्टार्टिंग की वीडियोस देख लें बस आप, स्टार्टिंग की वीडियोस, सारा सिस्टम जो है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर एसी मोटर्स की तरफ चलते हैं। पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके पॉइंट्स जो है वो देखेंगे। दोबारा उसी तरफ चलते हैं। ये एक वायर है, ठीक है। आप इसको हाथ लगाते हैं, इसमें कोई करंट नहीं है, नो करंट एट ऑल, नो करंट एट ऑल, कोई करंट नहीं है। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। ये दूसरी वायर है और इस वायर को आप हाथ लगाते हैं तो हल्का हल्का करंट आपको महसूस होता है, माइल्ड करंट, माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट, माइल्ड करंट आपको हल्का हल्का सा इसमें महसूस होता है। ये तीसरी वायर है, इसको आप हाथ लगाते हैं तो आपको झटका लगता है क्योंकि इसके अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो करंट है, स्ट्रॉन्ग करंट है, स्ट्रॉन्ग करंट है, इसमें स्ट्रॉन्ग करंट है। इसके पीछे वजह क्या है? इसमें करंट ही नहीं है, इसमें हल्का करंट है और इस तार के अंदर बड़ा हैवी किस्म का करंट है। इसके पीछे वजह क्या है? ये तार जो है वो भी एटम से मिलके बनी है, ये भी एटम से मिलके बनी है, ये वाली तार भी एटम से मिलके बनी है। इस तार के एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तार के एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तार के एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स। इस तार के एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हरकत में हैं, इस तार के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स भी हरकत में हैं, इस तार के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स भी हरकत में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हरकत कर रहे हैं वो हैप हैज़र्ड वे में हरकत कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं। एक जगह पर इनकी हरकत नहीं है, डायरेक्शनल हरकत नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की, बस जिसका जहाँ मुंह उठ रहा है वहाँ घूमते फिर रहे हैं। जबकि इस तार के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स लाइन बना के एक कतार में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन स्लो जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्लो जा रहे हैं, इनकी स्पीड स्लो है, इनकी स्पीड स्लो है। मैंने कहा ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था। जबकि इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फास्ट हैं, इनकी स्पीड जो है वो फास्ट है।
इसके अंदर और इसके अंदर हरकत कोई सी भी हो, ये मैं आपको बात बता दूं, ये बात जहन नशीन कर लें, मोशन हो और इनफैक्ट रेस्ट भी। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसके पीछे फोर्स इन्वॉल्व है, कोई ऑब्जेक्ट अगर हरकत में है तो उसके पीछे भी फोर्स इन्वॉल्व है। तो अगर मोशन की बात होगी तो फोर्स की बात लाजमी होगी। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन्स की हरकत नहीं हो रही, एक ही सिमत में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, भले स्लो जा रहे हैं, तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी फोर्स इन्वॉल्व है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी के साथ जा रहे हैं, बड़ी स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पर भी फोर्स इन्वॉल्व है। पता है ये फोर्स का क्या नाम है? इसको हम कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये यहाँ पर भी मौजूद है यही फोर्स, और ये यहाँ पर भी मौजूद है यही फोर्स है जो कि धक्का दे रही है इलेक्ट्रॉन्स को। इसके नाम पे गौर करें ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो वर्ड निकला है इलेक्ट्रॉन से, मोटिव वर्ड निकला है मोशन से। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अब ये भी कहानी समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो स्लो स्पीड में हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो लेस है, कम है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स फास्ट हरकत कर रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पर मोर, ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन्स की हरकत को ही तो, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही तो हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। यही कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट, आसान लफ्ज़ों में। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में, टेक्निकल इसकी डेफिनेशन पे नहीं जा रहा, आसान लफ्ज़ों में इसको हम क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स ये जो स्लो हरकत कर रहे हैं, उसकी वजह से करंट जो है वो हल्का है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को स्लो हरकत करवाने वाली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो कम है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तेज़ी के साथ हरकत कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग है आपका करंट यहाँ पर। और क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो ज़्यादा है। समझ में आ गई बात? ये है वो फोर्स जो इनको हरकत दिलवा रही है। फेरेडे ने इस बात को नोट किया था, बल्कि उससे पहले एक साइंटिस्ट थे, मुश्किल सा नाम है भी, मुझे वो याद नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में, इससे पिछले वाले चैप्टर के अंदर मैंने बात की थी, कौन सा था, मैग्नेटिक फील्ड वाले में मैंने बात की थी कि उस साइंटिस्ट ने इस बात को डिटेक्ट किया था कि जिस तरह मैग्नेट होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके गिर्द जो है एक स्पेस होता है, इनविजिबल स्पेस, जिसको हम क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। क्योंकि मैग्नेट के इर्द गिर्द का ये स्पेस है, इसीलिए इसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये इनविजिबल स्पेस होता है मैग्नेट के इर्द गिर्द, और इक्वल स्पेस में होता है। जितना ये लंबाई में होता है, इतना ही चौड़ाई में होता है, उतना ही ऊंचाई के अंदर होता है, उतना ही निचाई के अंदर होता है ये स्पेस जो है। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाली चीज़ आएगी इस स्पेस के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स। और उस फोर्स की वजह से वो चीज़ खिंच के या तो मैग्नेट से आके चिपक जाएगी या मैग्नेट से दूर चली जाएगी। जैसे कि आयरन का एक पीस आप ले लें, आयरन का एक पीस ले लें, जैसे ही वो इस फील्ड में एंटर होगा, ये आयरन का पीस उछल के इसके पास जाके मैग्नेट से चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन जो है इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। सारी चीज़ें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रखती, स्पेसिफिक चीज़ें जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखती हैं, जैसे कि मेटल है। समझ में आ रही है बात आपको? एग्जैक्टली यहाँ पर भी इस वायर के इर्द गिर्द भी ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। यही डिस्कवरी हुई थी कि इस वायर के अंदर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक करंट की फ्लोइंग की वजह से इसके इर्द गिर्द भी क्या मौजूद है? ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब ये इसके साथ अगर मैं कोई दूसरी वायर जो है नज़दीक ले आता हूँ, इसके दूसरी वायर जिसमें करंट नहीं है, और मैं इस वायर से उसको टच भी नहीं करता, बल्कि इस वायर को मैं सिर्फ इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले आता हूँ, ऐसे ये वायर का टुकड़ा मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड की अंदर ले आया, तो इसका असर पता है क्या होगा? इसका असर ये होगा कि ये जो वायर है, अब इस वायर को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये जो वायर है इसके गिर्द भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। और आपको पता है ना कि ये बात कि इलेक्ट्रिक करंट अगर इस वायर में फ़्लो कर रहा है तो उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के गिर्द बन रही है। तो इसका आसान सा मतलब ये है कि इसके अंदर भी
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मौजूद है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मौजूद है। ये है मेन पॉइंट, इसको ज़रा समझ लीजिए। ये समझ में आ गया, एसी मोटर समझ में आ जाएगा कि उसमें गेम क्या चल रहा है, और उसमें जो बैक ईएमएफ है वो भी समझ में आ जाएगा। दोबारा सुन लीजिए। तो ये जो वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हो रहा है इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रही है, कौन सी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये तीन चीज़ें कनेक्ट हो गई आपस में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये करंट, और ये इलेक्ट्रॉन्स की हरकत। इलेक्ट्रॉन्स की तो बात अभी मैं नहीं करूँगा, बस यहाँ पर मैंने बात की है हकीकत में ये इलेक्ट्रॉन्स का ही सारा गेम है। तो बहरहाल ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ये करंट आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? दोबारा से सुन लीजिए, मेहरबानी करके ये कॉन्सेप्ट पक्का कर लें, नहीं तो आपके सर पे से गुजर जाएगा बैक ईएमएफ क्या होता है, मोटर में काम कैसे हो रहा होता है। ठीक है, सर हिला रहे होंगे क्लास में बैठे हुए सिर्फ अपने, और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोबारा सुन लीजिए, ये जो तार है इसके अंदर अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इस तार में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इस तार के अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जो हरकत कर रहे हैं, हरकत फोर्स के बगैर नहीं होती, इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लग रही है, तभी ये हरकत कर रहे हैं, लाइन बना के यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। और कौन सी फोर्स लग रही है? वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग रही है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि अब इस तार के अंदर इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है, इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है। और इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो वायर के इर्द गिर्द क्या आ जाती है? मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। वायर के इर्द गिर्द क्या आ जाती है? मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। अब ये जो दूसरा तार आप लेके आ रहे हैं, इसके अंदर रख रहे हैं, छोटा सा ये तार का पीस है, ये वायर का पीस जो आप इसके अंदर लेके आ रहे हैं, टच नहीं कर रहे वायर के साथ, ना ना ना, टच नहीं कर रहे, सिर्फ इसके अंदर लेके आ रहे हैं। इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं इस वायर को, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं इस वायर को। तो जैसे ही ये वाली वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है, इस वायर के अंदर भी, जिसको मैंने यहाँ ऊपर बनाया हुआ है, इस वायर के अंदर भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होना शुरू होगा तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि इस वायर के गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, आ जाएगी। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा जिस कंडक्टर के अंदर, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड आएगी। यहाँ भी आ गई मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी आ गई मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी आ गई। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो ना हो। ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्ट हैं ना भाई, कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पर लगेगी तब ही जाके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो अगर मैं स्टेप वाइज बात करूँ तो सबसे पहले जब ये तार आप यहाँ लेके आए थे ना, ये वायर का पीस आप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आए थे, तो इस वायर के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हुई थी। इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हुई थी इस वायर के अंदर, क्योंकि इसका पैदा होना सबसे पहले ज़रूरी है। ये स्टेप नंबर 1 है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होगी तभी इस वायर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हरकत शुरू करेंगे, और उनकी हरकत को ही तो हम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हरकत को ही हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। और उसी से क्या होगा? इस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी। तो इसकी तरतीब अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगी, उससे क्या हुआ? करंट फ्लो हुआ, उससे क्या हुआ? कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड बनी। समझ आ रही है बात आपको? अब इससे अगला स्टेप, अब ये जो दो फोर्सेस हैं, अब दो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस हो गई ना, बात को ज़रा समझिएगा। एक ये वायर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, इसकी, इस वायर की, बड़ी वाली वायर की भी तरतीब बना दूं
तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हुई, उससे क्या हुआ, इस वायर के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, और फिर इस वायर के इर्द गिर्द क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड बनी। इसी मैग्नेटिक फील्ड में जब ये वायर आई तो इस वायर के गिर्द भी क्या हुआ, सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुई, उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, उससे क्या हुआ, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो। अब ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं इनका आपस में इंटरेक्शन होगा, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का आपस में इंटरेक्शन होगा ना भाई, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का आपस में इंटरेक्शन होगा। तो इसका रिजल्ट पता है क्या निकलेगा इस इंटरेक्शन का? ध्यान से बात सुनिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। छत पे पंखा चल कैसे रहा है, आपके रूम में ये जो छत पे पंखा लगा हुआ है ये हरकत कैसे कर रहा है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था, इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में इंटरेक्ट होंगे, इंटरेक्शन होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक वायर की इंटरेक्ट होगी दूसरी वायर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ। तो ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं जब ये इंटरेक्ट होंगी, बिल्कुल होंगी, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट निकलेगा टॉर्क, टॉर्क इन सेकंड वायर, टॉर्क इन सेकंड वायर, ये इसका रिजल्ट निकलेगा। इस सेकंड वायर के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क सेकंड वायर में जब प्रोड्यूस होगा तो हम अपनी आंख से क्या देखेंगे पता है, हम अपनी आंख से इस दूसरी वायर को हरकत करते हुए देखेंगे। इस दूसरी वायर को हम क्या देखेंगे, मोशन देखेंगे, मोशन, मोशन इन सेकंड वायर, मोशन इन सेकंड वायर। इस सेकंड वायर के अंदर हम हरकत देखेंगे। मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड्स को जब हम इंटरेक्ट करवा रहे हैं तो क्या चीज़ मिल रही है आपको, आपको हरकत मिल रही है। ये वायर हरकत कर रही है, ये वायर हरकत कर रही है। क्लियर हो गई, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आपके घर में लगे हुए पंखे की तरफ चलते हैं, वो काम कैसे कर रहा है, ठीक है, वो काम कैसे कर रहा है मैं बता देता हूँ अभी वो काम कैसे कर रहा है। आप आसान लफ्ज़ों में कहते हैं कि यार पंखा चल रहा है, फ़ैन चल रहा है, तो फ़ैन चल रहा है तो मतलब फ़ैन के ये फिन्स जो हैं, ये फिन्स जो हैं ये घूम रहे हैं, इसी को फ़ैन का चलना कहते हैं ना। तो ये जो बीच में चीज़ लगी हुई है इसके अंदर कुछ ऐसा है, इसके अंदर कुछ ऐसा है जो इस फिन, इस पंखड़ी से भी कनेक्ट है, जो इस पंखड़ी से भी कनेक्ट है, जो इस पंखड़ी से भी कनेक्ट, और इस बीच वाली गोल चीज़ के अंदर वो जो भी चीज़ है वो घूम रही है, तो ये तीनों पंखड़ियाँ भी घूम रही हैं, ठीक है। इस बीच वाली चीज़ के अंदर कोई एक चीज़ ऐसी है जो कि कनेक्ट है, इस फिन से भी, इस फिन से भी, इस फिन से भी, फिन इस पंखड़ी से भी कनेक्ट है, इस पर से भी कनेक्ट है, इस पर से भी कनेक्ट है, इस पर से भी कनेक्ट है, और ये बीच में जो भी चीज़ है जब ये घूम रही है, रोटेट हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, फिन्स जो है, पर जो हैं वो भी रोटेट हो रहे हैं, वो भी रोटेट हो रहे हैं। अब हमें इसको देखना है कि यार ये इसके अंदर जो चीज़ लगी हुई है वो घूम रही है, तो कब घूम रही है, आसान सी बात है, जब आप स्विच ऑन करते हैं, जब आप स्विच ऑन करते हैं, जब आप स्विच ऑन करते हैं। इसके साथ क्या लगी हुई है, इसके साथ ये वायर लगी है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जाएगा अंदर, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जाएगा अंदर, और आपका फ़ैन जो है वो घूमने लगेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट जो है आई अंदर जाके कर क्या रहा है, और ये वायर जो है इसमें जब ये इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो क्या इस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही होगी, क्या इस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही होगी जब करंट फ्लो कर रहा है तो, और करंट फ्लो कर रहा है उससे मैग्नेटिक फील्ड है,
तो करंट से पहले का मरहला क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से इस वायर के इर्द गिर्द क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर जो है एक कॉइल लगी हुई है, कॉइल, तारों का गुच्छा, तारों का गुच्छा। ये क्या है? ये स्टैटिक है, ये एक ही जगह पे रुका हुआ है। इस बात को ख़ास तौर पे समझना। अभी पूरा लेक्चर आपको इसके नोट्स बनवाऊंगा ना, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। ये वायर जाके किससे कनेक्ट है? इस गोल चीज़ के अंदर, इस गोल चीज़ के अंदर क्या मौजूद है? ये कॉइल मौजूद है। ये फर्स्ट कॉइल है, फर्स्ट कॉइल, फर्स्ट कॉइल। ये कॉइल क्या है? स्टैटिक है। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये करंट इसके पास भी आएगा, आएगा ना। इस कॉइल में भी करंट फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो करंट आपको पता है, करंट तो दूसरा मरहला है, पहला मरहला है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो इस कॉइल, ये कॉइल जो कि कनेक्ट है इस तार के साथ, और ये कॉइल मौजूद है इस गोल चीज़ के अंदर, तो ये करंट जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी? सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी। उसके नतीजे में इसमें करंट फ्लो होगा, और जैसे ही करंट फ्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है, तार के अंदर तो हम इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। अच्छा, ये क्योंकि कॉइल है, कॉइल गुच्छे को कहते हैं इस तरह से। तो तार के अंदर तो मैंने आपको ये एक अकेली तार जो दिखाई थी, इसमें तो मैंने आपको ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाया था कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है करंट के फ़्लो की वजह से, करंट के फ़्लो की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो लग रही है इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर कॉइल होगा तो इसमें जब करंट फ्लो करेगा, करंट तो यूँ फ्लो करेगा इस तरह से, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इसके अंदर बनेगी, अंदर बनेगी ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगी। तो इसमें करंट जब फ्लो होगा, कब? जब इसमें भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसमें करंट फ्लो करेगा, और कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके अंदर। अब यहाँ पर सेकंड कॉइल को ले लेते हैं। सेकंड कॉइल जो हरकत में है, सेकंड कॉइल ये रोटेट होगी, सेकंड कॉइल। लेकिन पहले इस कॉइल के अंदर अब हम क्या प्रोड्यूस करवा लें? ये देखें, ये जो स्विच आपने ऑन किया है, जो वायर अंदर जा रही है फैन के बीच में, ये जो गोल सी चीज़ लगी हुई है, इसके अंदर क्या है? एक तो ये कॉइल है, और ये जो तार जा रही है, ये जो तार जा रही है, ये किससे कनेक्ट है? अंदर जाके इस एक कॉइल से कनेक्ट है, ठीक है। और ये कॉइल स्टैटिक है। तो जब ये करंट यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा? इस स्टैटिक कॉइल, फर्स्ट कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगी, उससे जो है वो इलेक्ट्रिक करंट भी इसके अंदर फ्लो करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी बनेगी। अब इसी के साथ ये दूसरी कॉइल है, क्या होगा कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसके असर में आएगी ये दूसरी कॉइल, ये सेकंड कॉइल, ये सेकंड कॉइल। और जैसे ही इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के असर में ये दूसरी कॉइल आएगी तो इसमें क्या होगा? इसमें भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी तो इसमें भी फिर क्या होगा? करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो इसमें भी क्या होगा? इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनेगी। तीनों स्टेप तरतीब से हैं ये, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करंट, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी देख लें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करंट, मैग्नेटिक फील्ड। और ये किससे कनेक्ट है? ये इस वायर से कनेक्ट है। और ये कॉइल कहाँ पर है? इसके अंदर, इस गोल चीज़ के अंदर। ये दूसरी कॉइल कहाँ है? ये भी इस गोल चीज़ के अंदर। अब आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। एक मैग्नेटिक फील्ड ये रही इस कॉइल की जो कि स्टैटिक है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ये रही, ये सेकंड कॉइल। अभी तक ये भी स्टैटिक है, लेकिन अब ये स्टैटिक रहेगी नहीं। क्यों?
क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सेकंड कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये फर्स्ट कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगी, इंटरएक्ट होगी, इंटरएक्ट होगी। और जैसे ही ये दो कॉइल्स इंटरएक्ट होंगी तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, टॉर्क, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और टॉर्क जब प्रोड्यूस होगा इस सेकंड कॉइल के अंदर तो रिजल्ट क्या निकलेगा, रोटेशन, मोशन। रोटेशन कर लें, एक ही बात, रोटेशन मतलब मोशन, हरकत। किस किस्म की हरकत होगी, ये कॉइल रोटेट करने लगेगी। ये कॉइल क्या करने लगेगी, ये जो अभी तक स्टैटिक थी ना, अब ये स्टैटिक नहीं रहेगी, अब ये रोटेट करने लगेगी, अब ये रोटेट करने लगेगी। समझ में आ गई बात आपको? अब आगे तो समझ गए होंगे खुद कि ये सेकंड कॉइल जो रोटेट कर रही है ये किसके साथ कनेक्ट होगी, वो ही होगी इस जगह पर। ये जो छोटी सी गोल चीज़ है इसके अंदर ही ये पहली वाली कॉइल लगी हुई है, इसके अंदर ही ये दूसरी वाली कॉइल लगी हुई है। और ये दूसरी वाली कॉइल क्या कर रही है, ये रोटेट कर रही है। पहले वाली कॉइल रोटेट नहीं कर रही है, स्टैटिक ही रहेगी। दूसरी वाली कॉइल जो है ये रोटेट करेगी और इस दूसरी वाली कॉइल के साथ ही क्या कनेक्ट है, ये कनेक्ट है। तीनों पंखे, तीनों फिन्स जो है इसके साथ कनेक्ट। और जब ये कॉइल घूमेगी तो ये तीनों पंखे भी घूमेंगे। आप बोलेंगे वाह भाई हमारा पंखा चल गया। समझ में आई? उसकी वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पर ये जो दो कॉइल्स हैं इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो इंटरेक्ट हुई हैं, वो इंटरेक्ट हुई हैं। उसका रिजल्ट ये निकला है कि सेकंड कॉइल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, उससे सेकंड कॉइल रोटेट हुई है, उससे आपका पंखा भी रोटेट हो गया। समझ में आ गई बात आप? तो पता है ये आपने किया क्या है, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। मैकेनिकल एनर्जी का ताल्लुक मैकेनिकल वर्क से है, हरकत से है। ये पंखे की हरकत जो है इसके पीछे कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये पंखे की जो हरकत है इसके पीछे अगर मैकेनिकल एनर्जी इन्वॉल्व है तो उसके पीछे कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, पीछे आ जाए। सेकंड कॉइल, फर्स्ट कॉइल। फर्स्ट कॉइल किससे कनेक्ट है, इस तार के साथ कनेक्ट है। और ये तार किससे कनेक्ट है, स्विच के साथ कनेक्ट है। स्विच से क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है तो हम इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि स्विच से निकल रही है, तार में जा रही है, ये फाइनली किस में जाके कन्वर्ट हो रही है, ये पंखा जो हरकत कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये है एसी मोटर का काम जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब ये जो कॉइल स्टैटिक है और ये जो कॉइल हरकत में है, इनके नाम भी अभी बाकायदा नोट्स बनवाऊंगा, सारी चीज़ें लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लें। आपको एक एक पॉइंट अब समझ में आएगा। अब इसका अगला मरहला देख लीजिए, अब इसका अगला मरहला देख लीजिए। ये कॉइल जो है सेकंड कॉइल, ये अगला मरहला सेकंड कॉइल के साथ कनेक्ट, इसको हम कहते हैं बैक ईएमएफ। क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। ये सेकंड कॉइल के साथ कनेक्ट, बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ। आपने इस कॉइल के अंदर देखा ईएमएफ को, उसके बाद आपने करंट को भी देखा, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को भी देखा। आपने इस दूसरी कॉइल को देखा, मैग्नेटिक इसमें ईएमएफ को देखा आपने, उसके बाद आपने करंट को देखा, उसके बाद आपने मैग्नेटिक फील्ड को देखा। एक ख़ास बात जो है वो क्या है, वो है चेंज। चेंज, जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है प्रोड्यूस नहीं होती। ये बात जहन नशीन कर लें, पक्की पक्की पक्की। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तब तक क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ये जो स्टैटिक कॉइल थी इसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज जो है वो कौन लेके आया था, ये किससे कनेक्ट थी, ये वायर से कनेक्ट थी, कनेक्ट थी ना ये। और ये वायर किससे कनेक्ट थी, स्विच बोर्ड से, स्विच बोर्ड से, स्विच से।
स्विच से। तो स्विच से जो इलेक्ट्रिकल करंट आगे जा रहा था, उस इलेक्ट्रिकल करंट ने इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दी थी। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में इस कॉइल के अंदर क्या आया था, जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स थी तो इसके अंदर करंट भी था, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी थी, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया था, उसी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया था, और उसी चेंज की वजह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हुई थी इस दूसरी कॉइल के अंदर। इस दूसरी कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हुई थी इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से। देखें, बार बार कह रहा हूँ, इसको ज़हन नशीन कर लें, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को प्रोड्यूस करने की जिम्मेदार है। इसमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया तो इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हुई, जिससे इसमें करंट फ्लो हुआ, जिससे इस वायर के गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड बनी, और फिर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट हुई तो उससे टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, उससे ये पंखा चलने लग गया। यहाँ तक तो बात सही है। अब ये जो फील्ड है इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कॉइल, इसके अंदर अगर चेंज आ जाए तो, हाँ, सोचने की बात है ना, अगर इस सेकंड कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आ जाए तो रिजल्ट क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या रिजल्ट निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कॉइल अगर इसमें चेंज आ जाए तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी सेकंड कॉइल में। गड़बड़ मत कीजिएगा, इस सेकंड कॉइल की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सेकंड कॉइल की, इसमें चेंज होगा कैसे, हाउ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कॉइल। ये है मेन चीज़ समझने वाली कि इसमें चेंज आएगा कैसे, सेकंड कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आएगा कैसे, जिसकी वजह से सेकंड कॉइल में भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, एक नई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। वो होगी इस सेकंड कॉइल की हरकत की वजह से। किसकी वजह से, मोशन ऑफ सेकंड कॉइल, मोशन ऑफ सेकंड कॉइल प्रोड्यूसेस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, मोशन ऑफ सेकंड कॉइल, सेकंड कॉइल की ये जो हरकत हो रही है, देखें ये कॉइल स्टैटिक है, ये स्टैटिक ही रहेगी, ये कॉइल रोटेट हो रही है, और इसकी रोटेशन की वजह से, इसकी मोशन की वजह से सेकंड कॉइल की क्या होगा, प्रोड्यूसेस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चेंज आएगा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड में जब इसके चेंज आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी। मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो जब भी प्रोड्यूस होती है जब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें चेंज आएगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो इस वाली कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चेंज आएगा, किस वजह से, इस कॉइल की हरकत की वजह से, इस कॉइल की रोटेशन की वजह से। और अब जो इसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी, देखें ये एक नई किस्म की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसके अंदर, इस कॉइल में थी स्टैटिक में, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें थी जब ये हरकत कर रही थी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर इसमें ना होती तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरेक्शन नहीं होता, जिससे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, तो ये हरकत भी नहीं करती। लेकिन इसके हरकत करने की वजह से इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आएगा तो एक तीसरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, थर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसके अंदर पैदा हो जाएगी। ये जो थर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसको हम कहते हैं बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं, बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये जो बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये क्या करती है, ये दुश्मन है किसकी दुश्मन है, ये पता है आपको, इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की।
ये बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इसके अंदर पैदा हो रही है, बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इसके अंदर पैदा हो रही है अभी, इस कॉइल की हरकत की वजह से, इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से ये बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो पैदा हो रही है, ये किसके खिलाफ काम करेगी? इस कॉइल में पहले से जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मौजूद है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है इसकी, जिसकी वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड का इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? फ़ैन हरकत कर रहा है, फ़ैन हरकत कर रहा है। लेकिन अब ये जो इसकी हरकत की वजह से ये एक तीसरी किस्म की, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस स्टैटिक कॉइल के अंदर, दूसरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस कॉइल के अंदर, ये तीसरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अभी प्रोड्यूस हुई है इस कॉइल की हरकत की वजह से। तो ये तीसरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बैक ईएमएफ कह रहे हैं हम, ये क्या करेगी? इसकी ओरिजिनल ईएमएफ के ख़िलाफ़ काम करेगी। उससे क्या होगा? ये इसकी ओरिजिनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये क्या होगी? कम हो जाएगी। और ये कम होगी तो क्या होगा? करंट भी कम हो जाएगा। करंट कम होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस स्टैटिक कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो इंटरेक्शन हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इंटरेक्शन कम होगा तो टॉर्क भी क्या होगा? कम हो जाएगा। टॉर्क कम होगा तो फिर क्या होगा? रोटेशन जो है इसकी, इस सेकंड कॉइल की, वो भी क्या होगी? कम रोटेट करने लगेगी। और हमें क्या नज़र आ रहा होगा? हमें जो नज़र आ रहा होगा, ये नज़र आ रहा होगा पंखा स्लो हो गया यार, पंखा स्लो हो गया। ठीक है भाई, बैक ईएमएफ का भी कॉन्सेप्ट मिल गया आपको। अब इसके नोट्स ले लेते हैं। पहले एसी मोटर, अब ये सारा का सारा जहन में रखिएगा। पहली वाली कॉइल, दूसरी वाली कॉइल, मेन चीज़ है इसके अंदर। ठीक है भाई, एसी मोटर, एसी मोटर। अच्छा, डीसी मोटर भी होती है। ठीक है, वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। खैर, पुरानी बुक के अंदर डीसी मोटर का है। ये क्या है? एक डिवाइस है जो कन्वर्ट कर रही है, कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, कल जो हमने इसका पार्ट 9 देखा था, उसमें हमने क्या देखा था? हमने जनरेटर देखा था। जनरेटर उल्टा काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मोटर क्या काम करती है? उल्टा काम करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है भाई, ये अल्फाज ज़िद हैं एक दूसरे के। तो ये डिवाइस है और क्या कर रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रही है। हाउ? कैसे? बाय यूजिंग अल्टरनेट करंट, बाय यूजिंग अल्टरनेट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। पार्ट्स देख लें इसके। और ये बाय यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से मिल रहा है? स्विच से, स्विच से। पार्ट्स ऑफ एसी मोटर, पार्ट्स ऑफ एसी मोटर्स। इसके पार्ट्स देख लेते हैं पहले। स्टेटर, ये स्टेटर क्या है? स्टेटर। दूसरा हमारे पास रूटर, ये दूसरा पार्ट है, रूटर। तीसरा पार्ट बियरिंग्स है, बियरिंग्स। चौथा पार्ट जो है वो शाफ्ट है, शाफ्ट। और पांचवा पार्ट इसका कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम इसका पांचवा पार्ट। ठीक है भाई, वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटर क्या है? ये वो ही स्टैटिक कॉइल है, तभी तो इसको स्टेटर बोलते हैं। स्टेटर क्या है? वो ही स्टैटिक कॉइल है। आपने देखा था ना, स्टैटिक कॉइल। स्टेशनरी पार्ट ऑफ मोटर, ये क्या है? स्टेशनरी पार्ट ऑफ मोटर।
मोटर का ये स्टेशनरी पार्ट है, यानी कि वही स्टैटिक कॉइल है। ठीक है भाई। इसमें क्या होता है, कंटेन्स प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी वाइंडिंग वही है, प्राइमरी वाइंडिंग जो बोल रहे हैं ना, ये वही है। वाइंडिंग मतलब कॉइल की शक्ल में है ना यार, गोल है ना, तो इसको वाइंडिंग कहते हैं। इस तरह की कॉइल ऐसी होती है ना, इसी को कह रहा है ये प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, वही स्टैटिक कॉइल है। काम क्या है इसका, फंक्शन क्या है इसका, अब देखें सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। फंक्शन क्या है इसका, प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। कब, जब इसको इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। मैंने कहा था ना प्राइमरी कॉइल, याद है ना, वीडियो बैक करके दोबारा देखें। प्राइमरी कॉइल जो मैंने बताया था, ये क्या काम करेगी प्राइमरी कॉइल, जिसको हम स्टेटर कह रहे हैं, प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन एसी वोल्टेज, व्हेन एसी वोल्टेज अप्लाइड, जब एसी वोल्टेज जो है वो अप्लाई किया जाता है, मतलब करंट दिया जाता है जो स्विच से देते हैं हम, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जब ये स्टेशनरी पार्ट ऑफ मोटर जो है इसके ऊपर वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट टॉर्क ऑन रोटर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक्सर्ट टॉर्क, टॉर्क एक्सर्ट करेगी, एक्सर्ट टॉर्क, प्राइमरी कॉइल जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी अपनी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लेके आके ऑन रूटर, रूटर के ऊपर, ऑन रूटर। ये रूटर क्या है, ये सेकेंडरी कॉइल, ये रूटर क्या है, सेकेंडरी कॉइल। अभी इसी की बात हम करने जा रहे हैं। ये आ गई सेकेंडरी कॉइल, अब इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, रूटर। अब देखें इसका नाम रूटर क्यों रखा है, क्योंकि ये रोटेट होने, ये रोटेट होगी। वॉट, ये क्या है, ये क्या है, रोटेटिंग पार्ट ऑफ मोटर, रोटेटिंग पार्ट ऑफ मोटर, मोटर का ये रोटेटिंग पार्ट है। बाकी ऊपर से लिखता हूँ, बाकी ये, ठीक है। टाइप्स होती हैं इसकी, टाइप्स ऑफ रूटर, रूटर की टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि स्क्वायरल केज, ये भी एक टाइप है, स्क्वायरल केज है, ये भी एक टाइप है रूटर की, यानी कि सेकेंडरी कॉइल की। वुंड रूटर, वुंड रूटर, ये भी टाइप है, ठीक है भाई। वर्किंग कैसे होती है, इस रोटर जो है, ये रोटर काम कैसे करता है, इसके स्टेप्स क्या हैं, इसके स्टेप्स नोट कर लें। रोटर गेन्स टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय रोटेटिंग, रोटर गेन्स टॉर्क, रोटर गेन्स टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर, यानी कि प्राइमरी कॉइल। देन जब ये काम हो जाएगा कि रोटर जो है वो गेन करेगा टॉर्क, और ये
प्रोड्यूस्ड बाय रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर। ये टॉर्क प्रोड्यूस कौन करेगा? स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। देन फिर क्या होगा? थिंग्स अटैच विद रोटर मूव। थिंग्स अटैच विद रूटर, जो भी चीज़ें अटैच होंगी रूटर के साथ, आल्सो मूव्स, वो भी हरकत करने लगेंगी। अभी ये जो हमने फ़ैन वाली मिसाल देखी तो रूटर यानी कि सेकेंडरी कॉइल के साथ कौन अटैच था? पंखे के पर फिन्स जो है वो अटैच थे। एग्जाम्पल इसकी, एग्जाम्पल्स में हमारे पास वो चीज़ें जिनके अंदर ये मोटर लगी हुई होती है, फैंस हैं, फैंस, पंप्स। ये घरों में जो मोटर लगी हुई होती है ना पानी वाली, जिसको हम मोटर 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 कह रहे होते हैं, भाई गलत नाम ले रहे होते हैं, वो मोटर नहीं, उसको पंप कहा जाता है। फैंस, पंप्स, कन्वेयर बेल्ट्स। कन्वेयर बेल्ट्स आपने एयरपोर्ट्स वगैरह में देखे होंगे, कन्वेयर बेल्ट्स देखें। एयरपोर्ट में कन्वेयर बेल्ट्स, उन पर सामान रखा होता है, आपका सामान आगे जा रहा होता है ऐसे यूँ, वो कन्वेयर बेल्ट होता है, उसमें भी मोटर लगी हुई है। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास कौन सा? बियरिंग्स। ये तो आसान है, ये ऐसे ही बियरिंग्स हैं जो आपने एसी मोटर के अंदर भी देखे थे। बियरिंग्स, इनका काम क्या है? सपोर्ट एंड अलाउ द रोटर टू रोटेट। सपोर्ट देना, सहारा देना, और अलाउ करना रोटर को टू रोटेट, के वो आसानी से रोटेट हो सके, वो आसानी से रोटेट हो सके। दूसरा काम क्या है इसका? ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। इससे क्या होता है? और ये बियरिंग्स एनेबल, काबिल बनाते हैं क्या? स्मूथ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन। स्मूथ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ मोटर। ठीक है भाई। अब देखें, कुछ भी आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपको खुद समझ में आ रही होगी। अभी कॉन्सेप्ट मिल गया है ना। अच्छा, चौथी चीज़ जो है इसको हम शाफ्ट कहते हैं। इसको मैंने एसी मोटर में भी एक्सप्लेन कर दिया था। शाफ्ट ये क्या है भाई? कनेक्टेड टू रूटर, ये रूटर के साथ कनेक्ट होता है। कनेक्टेड टू रूटर विद वन एंड, यानी कि शाफ्ट का एक हिस्सा रोटर के साथ कनेक्ट होता है। रोटर यानी कि सेकेंडरी कॉइल जब घूमती है तो ये शाफ्ट भी घूमता है, और इसके साथ जो चीज़ लगी हुई होती है वो भी घूमती है। यानी कि पंखे के जो पर हैं ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? असल में शाफ्ट के साथ। और शाफ्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? सेकेंडरी कॉइल यानी कि रोटर के साथ। कनेक्टेड टू रूटर एट वन एंड, एट वन एंड, एक किनारा इसका रूटर के साथ कनेक्ट होता है। अदर कनेक्ट्स विद लोड, अदर कनेक्ट्स विद लोड मतलब फिन्स। लोड से मतलब वो चीज़ जिसको आप हरकत दिलाना चाहते हैं, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा, फिन्स कर लें या फ़ैन कर लें। फ़ैन को आप हरकत देना चाहते हैं, फ़ैन कर लें, पंप कर लें, कन्वेयर बेल्ट कर लें, जिसको हरकत देना आप चाहते हैं। शाफ्ट ये काम करता है। अच्छा, अब पांचवा पार्ट इसका कूलिंग सिस्टम। उसके बाद बैक ईएमएफ के नोट्स ले लेंगे। बैक ईएमएफ के नोट्स में सारे स्टेप्स हैं कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा और अब ये होगा। अच्छा, पांचवा और आखिरी पार्ट है इसका कूलिंग सिस्टम। ये तो आसान है यार, फैंस लगे हुए होते हैं अंदर,
ठंडा करने के लिए। फैंस लगे होते हैं, इसमें क्या है, फैंस वगैरह लगे होते हैं, मोटर के अंदर फैंस लगे हुए होते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है क्योंकि वो हीट भी तो आखिर में रिलीज़ होती है ना, मोटर गर्म भी होती है, हरकत से चीज़ें रगड़ खाती हैं, भले आप कितना भी फ्रिक्शन को कंट्रोल कर लें, लेकिन मोटर के अंदर ये कॉइल्स वगैरह जो हरकत कर रही होती हैं, ये पार्ट्स हरकत कर रहे होते हैं, इससे फ्रिक्शन, इससे रगड़ की वजह से हीटअप तो होता है ना मामला, मोटर हीटअप होती है। तो इसीलिए फैंस वगैरह अंदर लगाए जाते हैं ताकि कूलिंग सिस्टम का सिस्टम जो है वो भी बरकरार रहे। अब अगला टॉपिक हमारा देख लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बैक ईएमएफ वाला। इसके सारे स्टेप्स हैं। प्रोडक्शन ऑफ बैक ईएमएफ, प्रोडक्शन ऑफ बैक ईएमएफ इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। हेडिंग डाल दें, प्रोडक्शन ऑफ बैक ईएमएफ इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। बैक ईएमएफ, इसकी है डेफिनेशन लिख लें पहले। बैक ईएमएफ क्या है, सेल्फ जनरेटेड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल्फ जनरेटेड ईएमएफ, खुद से पैदा हो रही है ना, ये तीसरी किस्म की ईएमएफ, याद है ना, सेकेंडरी कॉइल या रूटर की हरकत की वजह से उस रूटर और सेकेंडरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चेंज आ रहा है, उसकी वजह से एक और ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर, जो बैक ईएमएफ है। दैट अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज, दैट अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये बैक ईएमएफ जो है यार, ये तो नुकसान वाला मामला है। हम तो चाह रहे हैं कि मोटर चले, इसकी ये सेकेंडरी कॉइल हरकत में रहे, लेकिन अगर इसकी हरकत की वजह से इसके अंदर एक और बैक ईएमएफ पैदा हो जाएगा जो कि करंट को ही कम कर देगा, वोल्टेज को कम कर देगा, तो स्पीड को कम कर देगा, तो ये तो नुकसान वाली बात है भाई, नुकसान वाली नहीं है, ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, आप ये भी तो नहीं चाहते कि यार मोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए। सोचिए ज़रा, इसका फ़ायदा सोचिए। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी मोटर की तो आप उसको कंट्रोल भी तो करना चाहेंगे, ऐसी बात है ना। या अगर लोड बहुत ज़्यादा होगा तो आप ये भी चाहेंगे ना कि फिर लोड अगर ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा आए, करंट भी ज़्यादा आए तो जिससे रोटेशन भी ज़्यादा हो, किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, उससे फिर इतने हैवी लोड को भी संभाला जा सके। दोनों काम है इसकी तरफ से, अभी देखते हैं, मैं बता रहा हूँ इसका पॉइंट। ठीक है, हेल्प्स इन, इससे किसमें फ़ायदा है, हेल्प्स इन लिमिटिंग करंट, लिमिटिंग करंट, करंट को लिमिट में रखना, करंट को लिमिट में रखना। दूसरी चीज़, रेगुलेटिंग स्पीड, स्पीड को रेगुलेट रखना, रेगुलेटिंग स्पीड, जो मोटर की स्पीड है उसको भी काबू में रखना और करंट की मिकदार को भी लिमिट में रखना, ये इसका फ़ायदा है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इसके स्टेप्स आ जाते हैं, मैं स्टेप्स लिख देता हूँ सारे के सारे। ये बैक ईएमएफ जो है ये इलेक्ट्रिक मोटर में काम कैसे कर रहा है। स्टेप्स, स्टेप्स ऑफ फंक्शंस, स्टेप्स ऑफ बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ प्रोडक्शन इन मोटर, मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ है उसकी प्रोडक्शन के स्टेप्स कौन कौन से। पहला स्टेप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मैग्नेटिक इंडक्शन, पहला ये स्टेप है, पहला स्टेप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। दूसरा स्टेप है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा स्टेप है रूटर इंटरएक्शन, रूटर का इंटरएक्शन। चौथा है बैक ईएमएफ की प्रोडक्शन, बैक ईएमएफ जनरेशन, बैक ईएमएफ जनरेशन। पांचवा स्टेप है करंट रेगुलेशन, करंट रेगुलेशन। छठा है इफेक्ट ऑन मोटर्स स्पीड, इफेक्ट ऑन मोटर्स स्पीड। अब ये पहला वाला जो स्टेप है यहाँ से शुरू होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेक्चर में शुरू में आ जाइए, क्या था, स्विच ऑन किया था आपने, ऐसे ही किया था। स्विच ऑन करने से क्या हुआ था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है प्रोड्यूस हुई थी वायर के अंदर, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हुई थी वायर के अंदर, और वो वायर किससे कनेक्ट थी, जाके प्राइमरी कॉइल से कनेक्ट थी। प्राइमरी कॉइल के साथ क्या थी, सेकेंडरी कॉइल थी। प्राइमरी कॉइल को हम स्टेटर कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल को हम रोटर कहते हैं। रोटर या सेकेंडरी कॉइल किसके साथ कनेक्ट थी, शाफ्ट के साथ। शाफ्ट किसके साथ कनेक्ट थी, पंखे के साथ। तो ये स्विच से आगे जो चल रहा है मामला, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जो स्विच के बाद जो तार जा रही है, स्विच के साथ, स्विच से जो तार जा रही है कहाँ पे, प्राइमरी कॉइल तक। इस तार के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से उस तार में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके इर्द गिर्द पैदा हो रही है, वो पहली तार जो है, जो स्विच से निकल रही है, वो किस वजह से है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही उस वायर के अंदर क्या हुआ था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हुई थी, जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो हुआ था, जिसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हुई थी। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हुई थी। अब ये वायर किसके साथ कनेक्ट थी, प्राइमरी कॉइल के साथ, यानी कि स्टेटर के साथ। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या, कहाँ से मिल रही है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें, स्टेटर से। स्टेटर यानी कि प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। ये जो तार जा रही है स्विच से स्टेटर तक, प्राइमरी कॉइल तक, और ये तार जो है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो पैदा हो रही है, जिससे करंट पैदा हो रहा है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टेटर के अंदर क्या करेगी, स्टेटर के अंदर भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करेगी, फिर स्टेटर के अंदर भी जो है वो करंट आ जाएगा, और स्टेटर यानी कि प्राइमरी कॉइल जो है इसके अंदर, इसके अराउंड भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाएगी। देखें स्टेप्स चल रहे हैं ना। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ये कैसी होगी, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गई। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ये असरअंदाज होगी किसके ऊपर, सेकेंडरी कॉइल जो लगी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, रूटर। रूटर सेकेंडरी कॉइल के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरेक्ट होगी। तो इसमें क्या नतीजा निकलेगा, रूटर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी, जिससे करंट फ्लो करेगा, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, सॉरी क्या होगा, इंटरएक्शन होगा। इंटरएक्शन होगा किसका, स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है और रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है,
इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के दरमियान क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, टॉर्क, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रोटेशन। रोटेशन इन रूटर, रूटर जो है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, रूटर जो है वो रोटेट करेगा। और जैसे ही रूटर रोटेट करेगा, इस रूटर की रोटेशन की वजह से रूटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। और जैसे ही रूटर की मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, रूटर की हरकत की वजह से, देखें एरो बना के मैंने बड़ा अच्छा सा ये बना दिया है, ठीक है, चेंज आएगा, उसी वक्त क्या होगा, इस रूटर के अंदर बैक ईएमएफ जो है वो जनरेट हो जाएगी, बैक ईएमएफ वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। रूटर जो है वो इंटरेक्शन होगा, रूटर जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करेगा, उससे करंट फ्लो करेगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी रूटर के इर्द गिर्द। ये मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट होगी, उसके नतीजे में टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस रूटर के अंदर। रूटर जो है वो रोटेट करेगा, और जैसे ही ये रूटर जो है वो रोटेट करेगा, इस रूटर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। और जैसे ही इसमें चेंज आएगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जनरेशन ऑफ बैक ईएमएफ। और ये बैक ईएमएफ किसके खिलाफ काम करेगा, अप्लाइड वोल्टेज के खिलाफ, अप्लाइड वोल्टेज के खिलाफ, अप्लाइड वोल्टेज के खिलाफ। और अप्लाइड वोल्टेज के खिलाफ जब ये काम करेगा तो फिर अप्लाइड करंट पे भी असर पड़ेगा, अप्लाइड करंट पे असर पड़ेगा तो फिर सारा सिस्टम ही मुतासिर होगा ना। फिर इसकी मदद से हम क्या करेंगे, करंट को रेगुलेट कर सकते हैं, करंट को रेगुलेट कर सकते हैं। हम करंट को बढ़ा भी सकते हैं, करंट को घटा भी सकते हैं। और इससे क्या पड़ेगा, इससे असर पड़ेगा किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर। किसकी, ये इफ़ेक्ट डालेगा मोटर की स्पीड के ऊपर, मोटर की स्पीड के ऊपर, ठीक है भाई। ये सारे स्टेप्स भी मैंने आपको बता दिए। ये चैप्टर के थ्योरेटिकल टॉपिक्स कवर हो गए सारे। अगले पार्ट के अंदर हम जितने वर्कड एग्जाम्पल्स हैं, सेल्फ असेसमेंट हैं, उनको देखेंगे, MCQs को देखेंगे, CRQs को देखेंगे, ERQs को देखेंगे और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।